नमस्कार। आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं लवलीन निगम। फिजी के प्रधानमंत्री सिटिवेनी राबुका की आज से 3 दिन की भारत यात्रा शुरू। ताइवान में परमाणु संयंत्र को फिर से शुरू करने पर जनमत संग्रह विफल। जापान के प्रधानमंत्री शिगेरू इशिबा और दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ली जे म्यांग के बीच स्थायी और भविष्योन्मुख संबंध विकसित करने पर सहमति। नीदरलैंड की संसद ने एक स्वतंत्र फलस्तीनी राज्य को मान्यता देने और इजरायल पर प्रतिबंध लगाने के प्रस्ताव को अस्वीकार किया। और आज रात न्यूयॉर्क में यूएस ओपन टेनिस का 145वां संस्करण शुरू हो रहा है। अब समाचार विस्तार से। फिजी के प्रधानमंत्री सिटिवेनी लिगामामादा राबुका भारत की 3 दिन की यात्रा पर आज सुबह नई दिल्ली पहुंचे। शिक्षा और पूर्वोत्तर विकास राज्य मंत्री सुकांता मजूमदार ने हवाई अड्डे पर उनका स्वागत किया। उनके साथ उनकी पत्नी सुलुएती राबुका भी आई हैं। श्री राबुका के साथ आए प्रतिनिधिमंडल में स्वास्थ्य चिकित्सा सेवा मंत्री रातू अचोनियो लालबालावू और वरिष्ठ अधिकारी शामिल हैं। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि प्रधानमंत्री राबुका की ये भारत की पहली यात्रा है। श्री राबुका कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बातचीत करेंगे। श्री राबुका राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भी भेंट करेंगे। फिजी के प्रधानमंत्री की यात्रा भारत और फिजी के बीच दीर्घकालिक और स्थायी संबंधों के लिए महत्वपूर्ण है। इसी यात्रा से सभी क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने तथा लोगों के बीच घनिष्ठ संबंधों को बढ़ाने के लिए दोनों देशों की निरंतर प्रतिबद्धता स्पष्ट होती है। यूरोप की कई डाक सेवाओं ने नए आयात शुल्क को लेकर स्पष्टता की कमी के बीच अमेरिका को कई पैकेजों की खेप भेजने पर रोक लगाने की घोषणा की है। जर्मनी, डेनमार्क, स्वीडन और इटली की डाक सेवाओं ने कहा है कि वे अमेरिका को तत्काल प्रभाव से अधिकांश माल भेजना बंद कर देंगे। फ्रांस और ऑस्ट्रिया कल से और ब्रिटेन मंगलवार से माल भेजने पर रोक लगाएंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के पिछले महीने के एक फैसले पर हस्ताक्षर करने के बाद अंतर्राष्ट्रीय वस्तुओं पर 29 अगस्त से आयात शुल्क लग जाएगा। पहले ये वस्तुएं अमेरिकी शुल्क से मुक्त थीं। हालांकि $100 से कम कीमत के पत्र, पुस्तकें, उपहार और छोटे पार्सलों पर छूट जारी रहेगी। इधर भारत में भी डाक विभाग ने कल से अमेरिका जाने वाली सभी डाक वस्तुओं की आपूर्ति अस्थायी रूप से निलंबित करने का निर्णय लिया है। ये निर्णय अमेरिका सरकार के एक कार्यकारी आदेश के बाद आया है। इस महीने की 29 तारीख से $800 तक मूल्य की वस्तुओं पर शुल्क पर छूट वापस ले ली जाएगी। संचार मंत्रालय ने कहा है कि अमेरिका जाने वाली सभी अंतर्राष्ट्रीय डाक वस्तुएं, चाहे उनका मूल्य कुछ भी हो, सीमा शुल्क के अधीन होंगी। हालांकि $100 अरब तक की उपहार वस्तुएं शुल्क से मुक्त रहेंगी। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने व्यापक आर्थिक सहयोग समझौते CECA को और आगे बढ़ाने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है। दोनों पक्षों ने कल नई दिल्ली में संपन्न हुए CECA की 11वें दौर की वार्ता के दौरान इस पर चर्चा की। 6 दिन की वार्ता का उद्देश्य द्विपक्षीय व्यापार और आर्थिक साझेदारी को मजबूत करने के साझा उद्देश्य को और आगे बढ़ाना था। दोनों देश पारस्परिक रूप से लाभकारी व्यापक आर्थिक सहयोग को शीघ्र पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। विश्व दर्पण समाचार आप आकाशवाणी से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज़ हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। ताइवान में हाल ही में बंद किए गए परमाणु ऊर्जा संयंत्र को फिर शुरू करने के लिए जनमत संग्रह वैधानिक रूप से पारित नहीं हो सका है। हालांकि विरोध करने वालों की तुलना में पक्ष में अधिक लोगों ने मतदान किया। एक रिपोर्ट। ताइवान के केंद्रीय चुनाव आयोग के एक आंकड़े से पता चला है कि संयंत्र को फिर से शुरू करने के पक्ष में 43 लाख से अधिक और विरोध में 15 लाख से अधिक मत पड़े। लेकिन प्रस्ताव पारित होने के लिए पंजीकृत मतदाताओं के 1/4 या लगभग 50 लाख लोगों के समर्थन की आवश्यकता थी। ताइवान के दक्षिण में स्थित इस परमाणु ऊर्जा संयंत्र को मई में बंद कर दिया गया था। ताइवान में अब कोई भी परमाणु संयंत्र चालू हालत में नहीं है। ये सत्तारूढ़ डेमोक्रेटिक
प्रोग्रेसिव पार्टी की नीति के अनुरूप है, लेकिन विपक्षी दलों ने बिजली आपूर्ति को लेकर चिंता जताई है, जिसे सेमीकंडक्टर उत्पादन के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण माना जाता है। विपक्ष के नियंत्रण वाली लेजिस्लेटिव युआन ने जनमत संग्रह कराने के लिए कानून पारित कर दिया है। विश्व दर्पण के लिए जागृति शर्मा। जापान के प्रधानमंत्री शिगेरू इशिबा और दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ली जे म्यांग ने टोक्यो में एक बैठक के दौरान दोनों देशों के बीच स्थिर तथा भविष्य में अपने संबंधों को और विकसित करने पर सहमति व्यक्त की है। श्री म्यांग जून में पदभार ग्रहण करने के बाद पहली बार कल जापान पहुंचे। वे घटती जन्मदर और आपदा रोधी उपायों जैसे सामाजिक और आर्थिक मुद्दों का समाधान तलाशने के लिए कार्य योजना तैयार करने पर भी सहमत हुए। जापान के प्रधानमंत्री इशिबा ने अपने देश के कुछ समुद्री उत्पादों पर दक्षिण कोरिया द्वारा लगाए गए आयात प्रतिबंधों का उल्लेख किया। ये प्रतिबंध वर्ष 2011 में जापान के फुकुशिमा दाइची परमाणु ऊर्जा संयंत्र में शुरू हुई दुर्घटना के बाद लगाए गए थे। संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में श्री इशिबा ने जापान दक्षिण कोरिया संबंधों को मजबूत करने और दोनों देशों के बीच बेहतर विकास की उम्मीद जाहिर की। नीदरलैंड की संसद ने कल स्वतंत्र फलस्तीनी देश को मान्यता देने और इजरायल पर प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया। अधिकांश सांसदों ने इजरायल से अंतर्राष्ट्रीय घरेलू पत्रकारों को गाजा पट्टी तक पहुंचने की अनुमति देने और हमास नेताओं का समर्थन करने वाले देशों पर अधिकतम दबाव डालने का आग्रह करने वाले प्रस्ताव का समर्थन किया। अस्वीकृत किए गए प्रस्ताव से इजरायल के कब्जे वाले पश्चिमी तट में बने उत्पादों के आयात पर प्रतिबंध लग जाता और नीदरलैंड सरकार पर इजरायल निर्मित हथियार खरीदने पर प्रतिबंध लगता। अफगानिस्तान के परिवहन और नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने व्यापार को सुगम बनाने और अफगान नागरिकों को बेहतर सेवाएं प्रदान करने के लिए पड़ोसी और क्षेत्रीय देशों में नए परिवहन अताशे नियुक्त करने की योजना की घोषणा की है। मंत्रालय के प्रवक्ता हिकमतुल्लाह आसिफी ने कहा कि उज्बेकिस्तान, ईरान, पाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और ताजिकिस्तान में परिवहन अताशे के पद हैं। हालांकि अब भी केवल पाकिस्तान के पेशावर और क्वेटा में ही प्रतिनिधियों की नियुक्ति की गई है और इसे अन्य देशों में भी विस्तारित करने के प्रयास चल रहे हैं। व्यापारियों ने इस निर्णय का स्वागत करते हुए कहा कि इससे पारगमन चुनौतियों को कम करने, निर्यात को बढ़ावा देने और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों तक पहुंच बढ़ाने में मदद मिल सकती है। यूएस ओपन टेनिस का 45वां संस्करण आज रात से न्यूयॉर्क में शुरू हो रहा है। इससे जुड़ी और जानकारी के साथ हमारे संवाददाता मुकेश कुमार बल। अमरीकी ओपन टेनिस टूर्नामेंट आज से न्यूयॉर्क में शुरू हो रहा है। प्रतियोगिता के पुरुष सिंगल्स में इटली के यानिक सिनर, स्पेन के कार्लोस अल्काराज, 4 बार के चैंपियन सर्बिया के नोवाक जोकोविच और जर्मनी के अलेक्जेंडर जेवरेव अपनी चुनौती पेश करेंगे। महिलाओं में बेलारूस की आर्याना सबलेंका, पोलैंड की ईगा स्वियाटेक, अमेरिका की कोको गॉफ और जेसिका पेगुला, रूस की मीरा एंड्रीवा और कजाकिस्तान की एलेना रयाबाकिना मैदान में उतरेंगी। आज पुरुष सिंगल्स के पहले दौर में अमेरिका के बेन शेल्टन का सामना पेरू के इग्नासियो बूसे से होगा, जबकि महिला सिंगल्स में ब्रिटेन की एम्मा रादुकानु का मुकाबला जापान की एना शिवहारा से होगा। मैच भारतीय समय के अनुसार रात 8:30 बजे से खेला जाएगा और कजाकिस्तान के शिमकंद में 16वीं एशियाई निशानेबाजी प्रतियोगिता में भारत ने सीनियर, जूनियर और युवा वर्ग की 10 मीटर एयर राइफल मिक्स्ड टीम स्पर्धाओं में 3 स्वर्ण पदक जीत लिए हैं। इसके साथ ही भारत 23 स्वर्ण, 8 रजत और 10 कांस्य सहित कुल 41 पदक लेकर पहले स्थान पर है। सीनियर वर्ग में इलावेलिन वालारिवन और अर्जुन बाबूता ने फाइनल में चीन को 11 के मुकाबले 17 अंक से हराया। जूनियर वर्ग में शांभवी क्षीर सागर और नारायण प्रणव ने चीन की टीम को 16-12 से हराया। युवा वर्ग में अमीरा अरशद और अंश डबास ने स्वर्ण पदक जीता। मानवाधिकार संगठन बलूच यकजहती समिति ने बलूचिस्तान में राजनीतिक गतिविधियों को दबाने के लिए पाकिस्तान के अधिकारियों पर कानून को हथियार बनाने का आरोप लगाया है। शुक्रवार को क्वेटा की एक अदालत द्वारा समिति की मुख्य आयोजक महरंग बलूच, शाहजी, बेबू, गुलजादी और बिबगर सहित अन्य नेताओं की 15 दिन की हिरासत बढ़ाने के आदेश के बाद ये टिप्पणियां आई हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। फिजी के प्रधानमंत्री सिटिवेनी राबुका की आज से 3 दिन की भारत यात्रा शुरू। ताइवान में परमाणु संयंत्र को फिर से शुरू करने पर जनमत संग्रह विफल। जापान के प्रधानमंत्री शिगेरू इशिबा और दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ली जे म्यांग के बीच स्थायी और भविष्योन्मुख संबंध विकसित करने पर सहमति। नीदरलैंड की संसद ने एक स्वतंत्र फलस्तीनी राज्य को मान्यता देने और इसराइल पर प्रतिबंध लगाने के प्रस्ताव को अस्वीकार किया। और न्यूयॉर्क में आज से यूएस ओपन टेनिस का 145वां संस्करण शुरू हो रहा है।
इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।